अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर समीउल्लाह और आपका मेरे चैनल डॉक्टर समीउल्लाह में वेलकम। अच्छा, आज की सबसे पहले तो ये कि मैंने होम्योपैथी का एक चैनल बनाया है होम्योपैथी नॉलेज के मुतालिक, जिसमें हम लोग होम्योपैथी के मुतालिक इंशाल्लाह सब कुछ और डिटेल से और आसान अल्फाज में सीखेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ये है मियाज़म के बारे में, क्योंकि होम्योपैथी शुरुआत ही मियाज़म से है, होम्योपैथी मियाज़म से शुरू होता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको आज की इस वीडियो में आसान अल्फाज में मियाज़म बहुत अच्छे अल्फाज में सिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मियाज़म दवा और बीमारी के ख़िलाफ़ एक रुकावट है। मतलब कोई भी हमारे पास मरीज़ आया, हम उसे दवाई दे रहे हैं, तो अगर पेशेंट पे वो दवाई असर नहीं कर रही, लेकिन हमें पता है कि वो दवाई हमने एक्चुअल उसकी मर्ज़ के मुताबिक दी है, तो उस मतलब दवाई और मर्ज़ के दरमियान में एक रुकावट आ जाएगी, मरीज़ हमारा अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। तो उसको आसान अल्फाज में हम कहेंगे मियाज़म। जो बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होने देती, इंसान मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हो सकता। होम्योपैथी किताबों में मियाज़म को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया है। मतलब कहीं पे मियाज़म को जहरों का नाम दिया गया है कि कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हर होते हैं, और कुछ किताबों के अंदर उन्हें मुख्तलिफ़ गफ़ूनत कह के बुलाया गया कि मुख्तलिफ़ किस्म की गफ़ूनतें होती हैं जिनकी वजह से मरीज़ ठीक नहीं हो पाते। इस मर्ज़ का इल्म जैसा हम तक पहुंचा है किताबों के ज़रिए हमेशा एलोपैथिक इलाज से मुतासर हुआ है। मतलब कि किताबों के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो भी मियाज़म इंसान के अंदर कोई भी मर्ज़ दब जाए, ठीक है, तो जिस तरह हमें एक छोटी सी मिसाल के टॉन्सिल्स हो जाते हैं, कोई भी पेशेंट है उसको टॉन्सिल्स हुए, हमने उसे एंटीबायोटिक दी, या किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर ने उसे एंटीबायोटिक दे दी, तो वो पेशेंट चला गया, पेशेंट को एक हफ्ते बाद दोबारा टॉन्सिल्स हो गए, 15 दिन बाद दोबारा हो गए, 1 महीने ठीक रहा, 1 महीने बाद दोबारा हो गए, तो वो मियाज़म कहलाएगा। अब हमने आगे चल के ये जानना है कि मियाज़म, हम उसका मियाज़म का कैसे पता करेंगे कि ये मियाज़म है कौन सा। चलें अपने लेक्चर की तरफ आगे चलते हैं। एलोपैथी मर्ज़ के मुज़ाहरात को दबाकर उसका हुलिया बिगाड़ देती है। एलोपैथी मेडिसिन अगर किसी भी मर्ज़ में हम देते हैं तो क्योंकि वो मर्ज़ को दबा देती है, तो उसका हुलिया बिगाड़ देती है, जो बाद में हमें मियाज़म की सूरत में मिलता है। अच्छा, एलोपैथी में जैसे आतिशी ज़ख़म बहर आते हैं उनको जला दिया जाता है, फिर गदूद मुतासिर होते हैं, पीप बन जाती है, अच्छा बदीन बन जाती है, मतलब वही पीप बन जाती है, आतिशी ज़ख़म, दाग ज़हर होते हैं, गले के अंदर ज़ख़म पैदा होते हैं, जिनको फिर एलोपैथी मेडिसिन से दाग दिया जाता है। अगर उन दवाइयों को ना दागा जाए तो फिर क्या होगा? अगर आतिशी ज़ख़म के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, एलोपैथी अद्वियात से उसको मरीज़ को ठीक करने की कोशिश ना की जाए, हम मरीज़ को हम मर्ज़ की असल हालत देख सकेंगे। अगर हम मरीज़ को एलोपैथी मेडिसिन नहीं दे तो फिर हम जो हमारे पास मरीज़ आएगा उसकी मर्ज़ की असल हालत देख सकेंगे, और मर्ज़ एक ख़ास कोर्स मुकम्मल करके मरीज़ हमारे पास जो आएगा हम उसे मेडिसिन देते हैं टॉन्सिल्स के लिए, जो भी मेडिसिन पेशेंट की बनती है हम उसे मेडिसिन देंगे, तो एक ख़ास किस्म का कोर्स मुकम्मल करके पेशेंट मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएगा। अगर हम उसको एलोपैथी मेडिसिन नहीं देते, अगर वो एलोपैथी मेडिसिन खा लेता है और बीमारी जिस्म के अंदर चली जाती है, दब जाती है, तो फिर ये सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता रहता है, ये इंसान की जान नहीं छोड़ता, या फिर जिस्म के अंदर घुस कर ज़िंदगी भर जान नहीं छोड़ता, छोड़ने का नाम नहीं लेता, तो वो बाद में फिर मियाज़म की सूरत में हमें मिलता है। अच्छा, इसी तरह एक और मिसाल के बाल गिरने की मिसाल, आजकल 99.9% लोगों के जो बाल हैं वो झड़ रहे हैं, और वो जाते हैं किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे उन्हें मिलते हैं स्प्रे, हेयर स्प्रे मिल गए, या फिर कोई लोशन वगैरह मिल गई, कोई क्रीम्स मिल गई जो बालों पे अप्लाई करते हैं। वक्ती तौर पे तो बाल ठीक हो जाते हैं, कुछ हद तक बेहतर हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतर नहीं होते, हो जाते हैं, कुछ हद तक बेहतर हो जाते हैं कुछ मेडिसिन से, कुछ प्रोडक्ट से, लेकिन बाद में जब वो इंसान छोड़ता है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन कोई भी बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब बाद में वो मेडिसिन छोड़ता है तो उसका जो लॉस होता है उसको ये होता है कि उसके जो पहले वाले बाल होते हैं वो भी सारे उसी के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर वो और ज़्यादा परेशान फिर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने पहले ऐसे हमारे बाल कम झड़ रहे थे, हमने फिर स्प्रे यूज़ किए, क्रीम यूज़ की, दूसरे लोशन वगैरह यूज़ किए,
تو پہلے بال ٹھیک ہوئے تھے، جیسے ہم نے چھوڑا تو اور بال ہمارے جھڑ گئے، تو اس میں پھر ایلوپیشیا اور دوسرے کیس وغیرہ وہ بڑھ جاتے ہیں، اٹس مین کہ وہ میازم کا شکار ہو جاتا ہے پیشنٹ۔ اچھا، بال گرنے کی مختلف قسم کے لوشن وغیرہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ان کو میازم کو اور بھی کافی ساری ناموں سے پکارا جاتا ہے، جس طرح امراض خبیثہ ہو گئی یا مزمن امراض، مطلب پرانے امراض جس طرح ہو گئے۔ تو یہ مختلف 3 اقسام کے ہوتے ہیں، جس میں سورا، سیفلس اور سائکوسس۔ سورا ہی رہتا ہے، اور سیفلس جو ہے اس کو ہم آتش کے نام سے بھی بلاتے ہیں، اور سائکوسس جو ہے اس کو ہم سوزاک کے نام سے بھی بلاتے ہیں۔ اچھا، نسل انسانی میں نسل در نسل منتقل ہونے والی یہ 3 امراض ہیں، مطلب سورا، سیفلس اور سائکوسس، یہ نسل انسانی میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب کسی بھی پیشنٹ کا، آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں کہ کسی پیشنٹ کو، کسی کے بچے مطلب جلد متاثر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مطلب میرے والد صاحب یا میرے دادا ابو، اگر ان کے بچوں میں اسکن کے مسئلے تھے، ان کے بچے سی پی چائلڈ تھے، اور انہوں نے اس ٹائم ٹریٹمنٹ جو لیا وہ لیا ایلوپیتھی، تو وہ مرض دب گیا۔ تو جیسے ہی مطلب آگے نسل بڑھے گی، میری نسل بڑھے گی، یا پھر کوئی بھی ایسا بندہ جو ایلوپیتھی میڈیسن یوز کر کے کسی بھی بڑی مرض کو دبا دیا گیا ہے، تو وہ بعد میں پھر نسل در نسل چلتی ہے، جس طرح کچھ لوگوں کی ٹی بی چلتی ہے، کچھ لوگوں کی شوگر چلتی ہے، اور اس طرح کچھ لوگوں میں یرکان جو ہے ہو گیا، اور ایسے ایلوپیشیا کے مریض ہو گئے، بال جھڑنے کی جو، تو یہ نسل در نسل جو ہے چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو اگر اس کو ہم اینٹی میازمیٹک ڈرگ دیں، یا پھر پیشنٹ کو اچھی طرح سے مطلب اس کا ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کیا جائے، تو پیشنٹ بالکل ٹھیک ہونے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ان کی موجودگی میں بہتر سے بہتر دوائی بھی کام نہیں کرتی۔ اگر یہ تینوں کسی پیشنٹ کے اندر موجود ہیں، سورا، سیفلس اور سائکوسس، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مریض پہ بہتر سے بہتر دوائی بھی کام نہیں کرتی۔ اچھا، لہٰذا علاج شروع کرنے سے پہلے ان کو مکمل طور پر ان کی کھوج لگا لینی چاہیے، اور ان کی پوری طرح سے اچھی طرح سے تحقیق کر لینے کے بعد پیشنٹ کو علاج، مطلب اس کو میڈیسن وغیرہ دینی چاہیے، اس کا علاج شروع کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ پیشنٹ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم اس کی 3 اقسام کے بارے میں آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔